नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में जेनजी युवाओं के आंदोलन में लेकर चलेंगे और पूछेंगे कि जो लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर दौड़े जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, रील बना रहे थे, सरकार को आईना दिखाने कदम भर रहे थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ऐलान के अलावा कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। पता नहीं क्यों वो झारखंड में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आखिर इन लोगों को झारखंड का जेनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं लुभा पा रहा? क्यों इनके कैमरे को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नजर नहीं आ रहा? क्या झारखंड के जेनजी प्रोटेस्ट में इन लोगों को रील वाला वायरल कंटेंट नहीं मिल पा रहा? लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां मूसलाधार बारिश है, टेंट फट चुके हैं, बिस्तरों तक पानी भर चुका है, लेकिन झारखंड के ये जेनजी छात्र अपनी किताबों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे डटे हैं। इनकी मांगे बिल्कुल साफ है। परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच, जेपीएससी की 14वीं संयुक्त परीक्षा का तत्काल रद्द होना और उस रैकेट का सफाया जो पैसों के दम पर नौकरियां बेच रहा है। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि उसे सीआईडी जांच पर भरोसा है। आज हम पूछेंगे कि क्या झारखंड के उन युवाओं की मांग पूरी हो पाएगी, और साथ ही पूछेंगे क्या वाकई झारखंड के इस आंदोलन में रील वाला कंटेंट नहीं है, या फिर लोगों की आंखें अब सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक देखने और परोसने की आदी हो चुकी हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में निर्वासित जीवन बिता रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख हसीना भावुक हो गई और कहा कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है, लेकिन वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। आज आपको बताएंगे कि जिस देश से शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा, वहां वापस लौटने की हिम्मत वो कैसे जुटा पा रही है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में चर्च को मिलने वाले विदेशी चढ़ावे, दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी फंडिंग के हिसाब पर तनाव क्यों है। अब विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर भारत सरकार के प्रस्तावित बिल पर अमेरिका तक घमासान मचा है। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने आरोप लगाया है कि नया एफसीआरए बिल भारत में चर्च पर कब्जे की साजिश है, जबकि सरकार कह रही है कि यह बिल विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की असली तस्वीर भी जरा दिखाएंगे। और आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों के मालिक सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बिना बीमा न गाड़ी में तेल होगा न गाड़ी दौड़ेगी। खैर, शुरुआत करते हैं। आपको ये बताते हैं कि क्या झारखंड का जेनजी आंदोलन अब तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना इस्तीफा देंगे। ये मांग आंदोलन पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने की है। उनका कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की जिस परीक्षा में धांधली हुई, उसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभाग से है। इनमें भी कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास आते हैं। और क्योंकि ये परीक्षाएं भी नीतिगत और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए आंदोलन पर बैठे छात्रों की यह मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यहां हम दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात, इस्तीफे की यह मांग अब तक किसी पोस्टर या बैनर पर नहीं लिखी गई है, कहीं भी नहीं लिखी गई है, और सिर्फ कुछ छात्रों ने मौखिक रूप से ऐसा कहा है। और दूसरी बात, ये मांग छात्रों के केवल एक धड़े की तरफ से कही जा रही है। तो क्या अब इस छात्र आंदोलन में दो धड़े हैं? रांची के जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह आंदोलन चल रहा है, वहां हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार मौजूद है। वो ऐसा कहते हैं कि इस स्टेडियम में अभी दो आंदोलन चल रहे हैं, यानी दो अलग अलग गुट हो गए हैं। एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि भूख हड़ताल पर है, और सोनम वांगचुक से बात के बाद उन्होंने जल पिया है, नहीं तो वो 2-3 दिन से जल भी नहीं ले रहे थे। जबकि दूसरा आंदोलन वो छात्र कर रहे हैं जिन्हें परीक्षा में धांधली की वजह से फेल कर दिया गया था। दोनों आंदोलनों की मांग एक ही है, लेकिन दोनों का विरोध प्रदर्शन अलग अलग चल रहा है। और इनमें भी देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल पीड़ित छात्रों के टेंट से 150 मीटर दूर एक दूसरे टेंट में चल रही है। जिन प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है, वो देवेंद्र नाथ महतो के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरे धड़े के प्रदर्शनकारी छात्रों ने अभी ऐसी कोई मांग नहीं की है। मुख्य रूप से ज्यादातर प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन खत्म करने के लिए 5 शर्तें रख रहे हैं सरकार के सामने।
इनमें पहली मांग यह है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दूसरा, सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रिया में सुधार किए जाएं और इन्हें पारदर्शी बनाया जाए। तीसरा, अप्रैल महीने में झारखंड लोक सेवा आयोग की जो 14वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी उसे तत्काल रद्द किया जाए। चौथा, परीक्षा कराने वाली जिन कंपनीज और एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है उनकी जांच हो, उनके द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए, नए सिरे से ये परीक्षाएं कराई जाए। और पांचवी मांग ये है कि रिश्वत लेकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले रैकेट को खत्म किया जाए। इनमें भी जिन लोगों को इस रैकेट की मदद से सरकारी नौकरी मिल चुकी है उनकी नियुक्ति भी तत्काल खारिज हो। बड़ी बात यह है कि इन मांगों को लेकर सरकार यह कह रही है कि उसके दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। हेमंत सोरेन खुद ऐसा कह रहे हैं और रांची के एसडीएम कुमार रजत आज प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की। लेकिन छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। देखिए, माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। सर, आपसे एक विनम्र हम लोग का अपील है कि हम हजारों छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ कोर टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दे कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप मेरे थ्रू आपको दिया गया है कि वार्ता करने के लिए बोला गया है, आप एक बार वार्ता कर लीजिए। आइए सर, कम से कम हम लोग को 6 बजे तक समय दें। 4 बजे आप बोले तो 2 घंटे समय दें। आप 6 बजे तक मत, 5 बजे तक का समय दें। 5 बजे तक का समय लेंगे, 5 बजे तक हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप लोग डेलीगेशन तैयार करके जहाँ पे वार्ता के लिए स्थान नियत किया गया है वहाँ पे वार्ता करेंगे। उम्मीद है कि हम लोग पॉजिटिव हैं। ये आंदोलन तभी खत्म हो सकता है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हो जाए, जबकि अभी रात 9 बजे तक झारखंड की सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई है। आज इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बीच एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा यही आंदोलन था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तब उन्होंने ये तो कहा कि सरकार के जो दरवाजे हैं वो बातचीत के लिए खुले हैं। अभी छात्र क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि वो अपना सीना चीर कर नहीं दिखा सकते और सरकार को सीआईडी की जांच पर पूरा भरोसा है और जैसे ही सीआईडी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी सरकार कड़े कदम उठाएगी। खैर, टूटे हुए तिरपाल तो सबने देखे, लेकिन आज अंदर से टूट चुके इन युवाओं को सुनना भी जरूरी है। और जानते हैं ये जेनजी युवा क्या कह रहे हैं कि हमें डटे रहना है। आपने देखा है, वो पूछते हैं कि उन्हें आंदोलन पर बैठना ही क्यों पड़ा, सिस्टम से उनकी व्यथा को समझ क्यों नहीं पाया। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आकर रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आखिर वो करे तो क्या करे। एक छात्र ने तो यहाँ ये भी कहा कि उनकी लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं, उन्हें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आंदोलन को आज सबसे ज्यादा राजनीतिक वजहों से ट्रोल किया जा रहा है। और ये उन छात्रों का जो दर्द है उसे शायद ही कोई समझ रहा है। सुनिए। और आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने तिरंगा मार्च निकाला है। देख सकते हैं ये बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद उनके स्पिरिट्स जो हैं वो हाई हैं। हमको आपसे इस्तीफा चाहिए, आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सर। हम लोग में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ गया? वो गवर्नमेंट तो सामने आए और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को
जाहिर करे। जो एस्पिरेंट है उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा सर आगे पढ़ने के लिए और झारखंड को सुधार करने के लिए? यहाँ पर सारे लोग कोई बड़े बाप के बेटे नहीं है सर, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई सर किसी राजमिस्त्री का बेटा है। हम लोग सर एक हायर मिडिल क्लास परिवार से भी बिलोंग नहीं करते सर। जो छात्र सर जो पैसे वाले हैं वो यहाँ पर कोई आंदोलन में नहीं आया होगा सर, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि वो सीट खरीद के डीएसपी बन गया होगा, वो सीट खरीद के बीडीओ बन गया होगा, सीओ बन गया होगा। का एक कार्यक्रम चलता है सरकार आपके द्वार, तो ये हमारा द्वार है, हम छात्रों का द्वार है। आप भी हमारे द्वार पे आइए और हमसे संवाद कीजिए। आप ही का कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, तो आप आइए हमारे द्वार पे, जो हम छात्रों ने अपना द्वार सजाया है, इस द्वार पे आइए। हम सब छात्र आपका स्वागत करेंगे और आपसे बात करेंगे। आखिर झारखंड का जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र ने आपको वोट देके सीएम बनाया है, तो आप उस गुरु पर मत रहे कि हम सीएम बन गए तो सब चीज कर लिए। जरूरत पड़ेगा तो रोटी के सब पलट देंगे, जैसा रोटी पलटता है ना उधर सट्टा पलट देंगे। सरकार का नियत ही नहीं है नौकरी देना, सरकार का नियत है बस नौकरी उसी लोग के देना जो उनके झोली भरता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही हम लोग को भविष्य संवार सकते हैं। अगर उनको संवारना है तो संवार दें और नहीं तो मारना है तो मार दें। अब तो भूख हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं। दर्दों को सुने, हम लोग चेहरा पे जबरदस्ती हंसी ला रहे हैं कि हम लोग हंस सके इसीलिए गाना गा रहे हैं, क्योंकि उनको तो दर्द दिखाई नहीं दे रहा। शायद हमारी हंसी देख के वो आ जाए। तो आपने इन बच्चों की बात सुनी और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में एक आईना है इन तमाम समाज को, सबके सामने कि बच्चे, और वो भी देखिए हर वर्ग के बच्चे जब ऐसे अपनी मांगों के लिए आ रहे हैं, वो किस तरह से संयम से अपनी बात को कह रहे हैं। वो ये हर हाल में सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके आंदोलन को कोई भी बदनाम ना करे या कोई भी ऐसे नारे वहां पर नहीं लगाए जाएं जिनसे उनके ही जो लक्ष्य है उसको चोट पहुंचे। ये वाकई बहुत बड़ी तारीफ की चीज है। अब देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप इन छात्रों को सुनिए। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तो हम सभी छात्र नौजवान सीएम सर की इस्तीफा का भी मांग करेंगे लास्ट में। अगर हम लोग की उपरोक्त मांग नहीं मानती है तो हम सीएम सर से ये अपील करेंगे कि आपसे छात्र नौजवान की दुख और पीड़ा नहीं देखा जा रहा है। अतः चूंकि जेपीएससी और जेएसएससी कार्मिक के अंतर्गत आता है सर, और कार्मिक जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बनना चाहिए सर। और उस नाते हम सभी छात्र उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आज ये खबरें भी आई कि छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि ये खबरें गलत है। उनके मुताबिक उन्होंने नमक और पानी का ग्रहण किया है लेकिन अपने अनशन को तोड़ा नहीं है। इससे पहले वो निर्जला, मतलब बिना जल के वो अनशन पर बैठे थे और सोनम वांगचुक से उनकी बात ही हुई। उसके बाद से जब उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने पानी पिया। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे पूरी होने तक वो अन्न का त्याग जारी रखेंगे और ये फैसला भी उन्होंने तब लिया है जब सोनम वांगचुक को भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन मिल गया। आज सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने ही देवेंद्र नाथ महतो से ये कहा कि वो जल ग्रहण करें और ठीक से रहे, तभी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, अपनी भूख हड़ताल जारी रखें और छात्रों को इंसाफ दिलाएं। इन आंदोलनों के बाद हमारी सरकारें कितनी जागी हैं, कितनी सजग हुई हैं, आज वो देखना और समझना भी जरूरी है। इनमें पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा से आई इस तस्वीर में आप खुद ही देखिए, स्कूल जाने के लिए इन छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उम्मीद है कि मोहन यादव इन तस्वीरों को मुख्यमंत्री जी देखेंगे। ये तमाम छात्र बेतवा नदी पर बने बांध को पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं और दुख की बात यह है कि स्कूल में भी शिक्षा का वो स्तर नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। आज हम यही कहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो वो इन बच्चों के संघर्ष को समझे, ये समझे कि ऐसे ना जाने कितने छात्रों को आज स्कूल जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। और ये हमारी जेन जी के बाद जेन अल्फा पीढ़ी है जिसे भारत का भविष्य कहा जाता है। लेकिन इस पीढ़ी को हमने कैसी व्यवस्था दी है
उसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। अब मध्य प्रदेश के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कोपरा नदी पर बना कच्चा पुल ध्वस्त हो गया और अब वहां इन स्कूली छात्राओं को अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। और सागर भी मध्य प्रदेश में ही आता है, जहां बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि छात्रों में अचानक ये गुस्सा कहां से आया, ये क्या हो गया? तो उसका कारण ये तस्वीरें हैं। जब हमारे छात्रों को सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए इतने संघर्षों से गुजरना पड़ता है और फिर जब वो स्कूल पहुंचते हैं, व्यवस्था उनके प्रति इतना लापरवाह होता है, टीचर नहीं, फिर एग्जाम दो तो पेपर लीक, तब ये ज्वार फूटता है और फिर आंदोलन के रूप में यही आक्रोश ऐसे ही तिनका तिनका बढ़ता हुआ सड़कों पर फूटता है। इस बात को आप बिहार के कटिहार से आई इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां पुल नहीं होने के कारण कई स्कूली बच्चों को रेलवे ट्रैक से गुजरना पड़ता है और हमारा सिस्टम इसमें कुछ गलत दिखता ही नहीं उनको। तो बदला बदला सा अंदाज है। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि क्या मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम के माफी मांगने से कोई बड़ा बदलाव आएगा, या ये सोशल मीडिया कंपनियां आगे भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझेंगी। जंतर मंतर के जेनजी आंदोलन में जो आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और जिस मामले में फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट 5 घंटे के लिए हटा दिया गया था, उस मामले में आज मेटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये बैठक 45 मिनट तक चली, जिसमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और उनकी टीम की तरफ से कई मुद्दों पर माफी मांगी गई है। इनमें फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का जो 23 जुलाई का वीडियो हटाया गया था, उस पर कंपनी के अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जो अश्लील तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं, उसके लिए माफी मांगी। जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान जो डीप फेक और एआई से तैयार किए गए फर्जी वीडियोस वायरल हुए, उन्हें समय रहते इंस्टाग्राम से हटाया नहीं गया, उन पर कंपनी की तरफ से माफी मांगी गई। आई एम सॉरी कहा गया। महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक वीडियोस और अब्यूजिव कंटेंट यानी गाली गलौज वाले वीडियोस हैं महिलाओं के खिलाफ, वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, इसके लिए भी माफी मांगी। सबसे ज्यादा हैरानी और अफसोस की बात यह है कि मेटा के अधिकारियों ने खुद ये माना कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए उस पर पैसा खर्च हुआ था। आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ाने के लिए पैसा खर्च हुआ था। ऐसे अश्लील और आपत्तिजनक वीडियोस को बूस्ट किया गया था और ये गलती मेटा के अधिकारियों ने स्वीकार की और ये भी दोहराया कि आगे ऐसा नहीं होगा। इस बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल काप्लान, वाइस प्रेसिडेंट नील पॉट्स, सीनियर डायरेक्टर रफाल फ्रांकेल और भारत में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अमन जैन और प्रिया श्रीनिवासन शामिल हुए, जबकि भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एस कृष्णन शामिल हुए। मेटा की तरफ से ये माफी तब मांगी गई जब ये चेतावनी दी जा रही थी कि मेटा का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म किया जा सकता है। यहां ये भी समझिए कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता क्या है, जिसका ये कंपनियां इतना फायदा उठाती हैं। आईटी एक्ट की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनीज को इंटरमीडियरी का दर्जा देती है। इसका मतलब ये होता है, इंटरमीडियरी मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करता है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी यूजर की होती है, ना कि इन सोशल मीडिया कंपनीज की। हालांकि ये सिक्योरिटी कवर या ये सेफ हार्बर इन कंपनियों को तभी मिलता है जब ये भारत के कानूनों का पालन करे, सरकार और अदालतों के आदेश माने और आईटी नियमों के अनुसार जिम्मेदारी से काम करे। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा तो इन कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित होगा, उनके लिए जिम्मेदार कौन? ये कंपनी मानी जाएगी और इन पर कानूनी मामला ज्यादा बढ़ेगा। शायद यही डर है कि मेटा की टीम ने माफी मांगने में देर नहीं लगाई और आई एम सॉरी कह दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। अगली खबर का आप रुख करते हैं। आज बांग्लादेश में जेनजी आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में शेख हसीना ने बांग्लादेश को भुलाया नहीं है। वो आज भी बांग्लादेश लौटने की बात कह रही हैं।
आज द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना वर्चुअली जुड़ी थी। उन्होंने यहीं से अपने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने पिछले 2 वर्षों में बहुत दर्द झेला है, चारों तरफ डर फैल गया है और इस डर को खत्म करने के लिए साल दिसंबर में वो बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे ऐसा करने के बाद उनकी जान ही क्यों न चली जाए। करीब 25 मिनट के उनके संबोधन में सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद था, इसीलिए केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उन्हें झूठे मुकदमों, मौत की सजा, दिखावटी सुनवाई से डरा नहीं सकती। छात्र आंदोलन और हंगामे के दौरान बांग्लादेश छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास उस वक्त निकलने के लिए केवल 30 से 40 मिनट थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर लौटेंगी। उनके मुताबिक वो मजबूरी में देश छोड़कर गई थी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं और तभी से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। शेख हसीना भी जानती हैं कि जैसे ही वो बांग्लादेश पहुंचेंगी वैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि फांसी दे दी जाए। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 663 मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं। इनमें से करीब 453 मामले तो हत्या के हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2024 में हुए इस आंदोलन से जुड़े हैं जिसने उनका तख्ता पलट किया था। पिछले साल 17 नवंबर को ढाका की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। और अब बात करेंगे अगली खबर का। पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में करीब 45 लाख लोग रहते हैं और इस वक्त वहां सैन्य तानाशाही चल रही है। कहने के लिए वो वहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लोगों की जान लेकर दिखावटी मतदान सुनिश्चित करवा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीओके में लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। दरअसल वो समझ गए कि चुनाव के नाम पर पाकिस्तानी सरकार उनका शोषण करती है। हालांकि अब की बार इस दिखावटी चुनाव के लिए शाहबाज और मुनीर ने एक खूनी प्लान बनाया था और उसी के तहत पीओके में चुनाव और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। 27 जुलाई को इस दिखावटी चुनाव का पहला और 3 अगस्त को दूसरा चरण था। 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच पाकिस्तानी सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। हम आपको पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के जुल्म और बर्बरता के सबूत है। इसमें वो पीओके के मासूम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं और सबूत मिटाने के लिए उनकी लाशें हटा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाली जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग तक करीब 90 प्रदर्शनकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए। और अब आपको बाढ़ और बारिश का वो निर्दयी रूप दिखाएंगे जिसने असम को कभी ना भूलने वाला गम दिया है। जी हां, असम की गोद में हर साल मानसून एक अभिशाप बनकर उतरता है, लेकिन इस बार की त्रासदी ने भूगोल और इतिहास दोनों के पन्नों को पलट कर रख दिया है। ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों और कुदरत के बदलते मिजाज ने असम के उन इलाकों को भी अपने आगोश में इस बार ले लिया है जिन्हें पीढ़ियों से पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। असम में इस साल की बाढ़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 90 के करीब पहुंच गया है। राज्य के जो चराइदेव, धेमाजी, गोलघाट, जोरहाट, शिवसागर जिले हैं उनके 1,22,000 से ज्यादा लोग अभी भी इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। पूरे असम में 365 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हैं और 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है।
आज आपको यह भी समझना चाहिए कि असम के वो जिले जहां कभी भी इस तरह पानी नहीं जाता था, भरता था, वहां भी इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई? असम के ऊपरी हिस्से के 3 जिले हैं, शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट। बरसों से बाढ़ के नक्शे पर सुरक्षित ये माने जाते थे। यहाँ छोटी छोटी नदियां थी, फ्लैश फ्लड्स कुछ ही घंटों के लिए आते थे और फिर उतर जाती थी। लेकिन इस बार यहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इसकी वजह प्राकृतिक भी थी और इंसानी भी। इस आपदा की असली शुरुआत 18 से 20 जुलाई के बीच पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। नागालैंड में कुल मिलाकर 181% ज्यादा बारिश हुई है, 181% ज्यादा। ऊपरी इलाकों के जो मोकोक चुंग जिले हैं उनमें 493% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मोन जिले में जुलाई की जो कुल औसत बारिश है उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ 8 घंटों में बरस गया। असम के चराइदेव जिले में भी इसी दौरान 436% ज्यादा बारिश दर्ज हुई। लगातार मानसूनी बारिश के कारण पहाड़ियां पहले से ही पानी से सैचुरेटेड थी। नतीजा यह हुआ कि तमाम पहाड़ियां ढह गईं। ऊपरी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए। पहाड़ों से मलबे, गाद, पत्थरों के साथ पानी, एक ऐसा रेला निकला जिसने समतल मैदानी इलाकों को कुछ ही घंटों में जलमग्न कर दिया।